स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा, पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट इन एसी सर्किट्स, फिजिक्स क्लास 12। देखिए, शक्ति या पावर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि शक्ति या पावर क्या है, कार्य करने की दर। क्या कहते हैं? कार्य, अगर यांत्रिकी से चलें, कार्य करने की दर, W/T, वर्क अपॉन टाइम। कार्य करने की दर, कितनी जल्दी जल्दी कार्य हो रहा है या कितनी धीरे धीरे कार्य हो रहा है, वो उसकी शक्ति कहलाती है पावर P। मात्रक इसका वाट होता है, वहाँ पे हमने पढ़ा है। यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कि रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। किस दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा है, किस दर से ऊर्जा का वो क्षय हो रहा है, उसको हम कहेंगे शक्ति। कार्य करने की दर, ये यांत्रिकी में हो गया, मैकेनिक्स यांत्रिकी की परिभाषा है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। सिंपल। यहाँ पे आओ, इसको अगर ये डेरिवेशन जो मैं करा रहा हूँ पूछा नहीं जाएगा। सिंपल, आप W बराबर क्या पढ़ा आपने? देखो, वोल्टेज V बराबर W/Q, ये होता है, आपको पता। W की वैल्यू पुट कर दो, V × Q/T। इसको मैं और रिफाइन करता हूँ, Q/T। एक और फॉर्मूला जानते हैं आप, I = Q/T। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। Q = I × T, देन V × Q की जगह क्या रखेंगे? I × T/T। T से T कैंसिल, दैट इज V × I। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया? V × I। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसकी पावर कहलाती वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। वोल्टेज अगर वोल्ट में हो, करंट एम्पियर में हो, तो पावर का मात्रा क्या होता है? वाट। यहाँ पे कार्य क्या हो, जूल में हो या सेकंड में हो, तो शक्ति का मात्रा क्या हो गया? यहाँ पे भी वाट, यहाँ पे भी शक्ति का मात्रक वाट हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपल। अब इसमें कंडीशन आती है, क्योंकि हम एसी के लिए पढ़ रहे हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, ये सिर्फ छोटा सा था, कोई विशेष आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं था। अगर डीसी की बात करें, पावर डीसी, PDC ऐसे लिख रहा हूँ मैं, V × I, सिंपल। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट कि डीसी के लिए अगर हम शक्ति की बात करें, औसत शक्ति या शक्ति की बात करें, तो वो होगा वोल्टेज × करंट, और मात्रक वाट हो गया। अब एसी में हम आते हैं। डीसी में तो हमको पता है वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं? समय के साथ नियत होते हैं। एसी में क्या होता है? वोल्टेज भी करंट भी समय के साथ प्रत्यावर्ती या आवर्ती रूप से बदलता रहता है। धारा की दिशा भी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण भी चेंज होता है। ये एसी सर्किट की विशेषता है। और इसमें यह भी देखना है कि डीसी में जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि दोलन नहीं है या ये स्थिर धारा, स्थिर वोल्टेज है, तो इसमें कला की कोई बात नहीं आती है। एसी में जो है वोल्टेज और करंट के बीच क्या होती है? कला का अंतर हो सकता है। कि सर्किट में क्या जुड़ा है? केवल प्रतिरोध जुड़ा है, केवल प्रेरकत्व जुड़ा है, या केवल धारिता जुड़ी है, या LCR टाइप का सर्किट है, LC है, CR है। ओनली इस प्रकार के डिफरेंट सर्किट जो हम पढ़ चुके हैं। तो डिपेंड करता है इन सर्किट्स पे वोल्टेज और करंट के बीच फेज क्या होगा, या फेज डिफरेंस कितना कितना है। तो इस कारण से जो है यहाँ पे हम देते हैं कि अल्टरनेटिंग सर्किट में जो है इसकी पावर क्या होती है? वो डिपेंड करती है वोल्टेज करंट पे तो डिपेंड करेगी, साथ ही साथ इनके बीच के कोण पे या फेज पे भी, कलांतर पे भी निर्भर करती है। ये बात आपको समझनी है कि एसी और डीसी में जो है पावर में एक अंतर है कि डीसी पावर सिर्फ वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है, जबकि एसी पावर वोल्टेज करंट के मल्टीप्लिकेशन के साथ उन दोनों के बीच के कला कोण पे भी निर्भर करती है। ये एक्स्ट्रा है एसी में। अब इसके लिए देखो, छोटा सा डेरिवेशन है। इंस्टेंटेनियस, तत्कालिक, हम अगर ईएमएफ की बात करें तो एसी में कैसे देते हैं? E = E0 sin ωt, और I = I0 sin ωt। आपको पता है कि इनमें जो है E और I दोनों समान कला में भी हो सकते हैं, और कला में अंतर भी हो सकता है, वो कला का कोण कुछ भी हो सकता है। तो हम कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल sin ωt -φ कर दो या +φ, जो आप लेना चाहें, इस प्रकार से।
तो यहाँ पे -φ है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि वोल्टेज जो है करंट से कला में फाई कोण आगे है। वोल्टेज इज लीडिंग, करंट इज लैगिंग, करंट धारा पश्चगामी है, इस प्रकार से। तो यह तात्कालिक मान के दो इक्वेशन आ गए। फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट। अब पावर की बात करें, तात्कालिक वैल्यू पावर की, तो P बराबर क्या होता है, E इंटू आई, ये आ जाएगा इसी फॉर्मूले से। वैल्यू पुट करें, E0 E0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर हो गया। इसको आगे लिख दो, E0 I0, ये तो आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। ये कैसे हो जाएगा, बड़े कोष्टक में बनाओ इसको, साइन ए ऋण बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए ऋण बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे इसको यूज़ किया है। इस प्रकार से ये हमारा डेरिवेशन आया। इसी में आगे और देखो, ये डेरिवेशन ये बता दूं कहीं पे बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ज़रूर पूछा जाता है। पावर फैक्टर क्या है समझाइए, और वाटहीन धारा क्या है इसको समझाइए, ये जरूर पूछा जाता है। तो देखिए इसको आगे करते हैं, E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये गुणा हो जाएगा अंदर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, पहली चीज़, माइनस ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। क्लियर, पूरे में ये अंदर गुणा कर दिया। यहाँ पे देखो साइन ए कॉस बी, कोई फॉर्मूला तो नहीं, साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ये क्या होता है साइन 2a। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, P की बात करें, तात्कालिक P या इंस्टेंटेनियस वैल्यू, E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस हाफ, 1/2 ये आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 2a का, साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ये था तात्कालिक मान, P तात्कालिक, ऐसे भी बोल सकते थे। तात्कालिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे तात्कालिक वोल्टेज, तात्कालिक करंट का फॉर्मूला डाल के हमको इसको डिराइव किया है। तात्कालिक किसी क्षण पे P तात्कालिक की वैल्यू इस प्रकार से दी, पावर इस प्रकार से होगी। अब हमको निकालनी औसत, एक कंप्लीट साइकिल में औसत शक्ति निकालनी है। देखिए चूंकि जो है एक पूरे प्रत्यावर्ती धारा के AC के एक पूरे चक्र हेतु क्या क्या पुट करना पड़ेगा, एक पूरे चक्र में, तो P तात्कालिक ये बराबर क्या हो जाएगा, P औसत, ये शक्ति औसत। इसको तात्कालिक ना कह के क्या जाएंगे, P औसत, ये सिंपली P से दिखाया आपने, इसकी जगह P रख देंगे हम। और क्या क्या रखेंगे, अच्छा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान एक पूरे, ये चक्र है पूरा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या साइन स्क्वायर थीटा का मान एक पूरे चक्र के लिए, ये औसत मान कितना होता है, एवरेज वैल्यू, ये बराबर हाफ औसत मान एक पूरे चक्र हेतु, पूरे चक्र हेतु, ये इसका औसत मान हो गया। और इसी में आता है साइन 2 ओमेगा टी या साइन थीटा बराबर 0, औसत मान एक पूरे चक्र के लिए, साइन थीटा का एक पूरे चक्र के लिए, साइन थीटा का एक पूरे चक्र के लिए औसत मान 0, जबकि साइन स्क्वायर थीटा का एक पूरे चक्र के लिए औसत मान क्या होता है, हाफ। ये हमको जरूर पुट करना पड़ेगा, इवन ये याद भी रखना है, इसका डेरिवेशन एक अलग विषय है। अभी सिर्फ इतना, अब आप ये पुट करेंगे फॉर्मूले में, ये आप नोट कर लें, ये मैं मिटा देता हूँ। तब जो है AC के लिए हमारे पास क्या आ जाता है,
पी तात्कालिक या पी एवरेज या पी एसी ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं। देखिए ये मिटा दें आप नोट करके। पीछे वाला टर्म, सॉरी मैंने पूरा मिटा दिया है, साइन 2 ओमेगा टी, ये पीछे वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। 2 ओमेगा टी का मान जीरो है तो लास्ट वाला टर्म से इसमें जीरो हो जाएगा। पी जो औसत बचा हमारे पास, ये पी बचा वो होगा, आगे क्या था, आगे हमारे पास था ई नॉट आई नॉट या ई जीरो आई जीरो भी जिसको कहा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी था। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू हाफ, और कॉस फाई, ये हमारे पास टर्म्स था। बाद वाला टर्म क्या हो गया, जीरो, माइनस जीरो लो, इसको ऐसे लिख दिया है ये। अब P बराबर, या पी ए सी भी करूँ, या एवरेज वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, औसत शक्ति क्षय प्रत्यावर्ती धारा में एक चक्र में, तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाई। क्लियर, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाई, जहाँ ये क्या है महत्तम मान, किताब में कहीं पे ई एम और आई एम भी लिखा गया इसको, मैक्सिमम वैल्यू को, पीक वैल्यू या शिखर वैल्यू। इसी में देखो इसको मैं लिख देता हूँ ई नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाई। क्लियर, ई नॉट √2 क्या हो गया 2, तो इसी को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी को ई नॉट अपॉन √2 क्या होता है, ई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये है हमारे पास इक्वेशन। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय P बराबर, तो यहाँ पे देखिए फाइनली क्या है, P बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, इसको माना इक्वेशन 2 मान। तो ये हमारे पास इक्वेशन लास्ट में इस प्रकार से डेराइव है। न्यूमेरिकल आएंगे, इस पे बेस आएंगे या इस पे बेस आएंगे, छोटे से न्यूमेरिकल अगर आ गए। इन दोनों इक्वेशनों को आप कंपेयर कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए। ये तो है डीसी में शक्ति क्षय और ये है एसी में शक्ति क्षय, पावर एसी अगर लिखते हो तो एसी में शक्ति क्षय, आरएमएस वैल्यू। और तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वोल्टेज करंट की वैल्यू गुणनफल के अलावा एसी में एक और चीज़ आ रखी है जो है कॉस फाई। ये जो नई चीज़ आ रखी है एसी में, देखो V इंटू आई, इसके अतिरिक्त एसी में क्या आ गया, कॉस फाई, जहाँ फाई क्या है, करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस। फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, वो फाई हो गया। तब इस एक्स्ट्रा जो फैक्टर आ रखा है हमारा, इसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर। हेंस शक्ति गुणांक, शक्ति में एक अलग गुणांक आ गया है ना, गुणांक शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर, ये कहलाता है आपका कॉस फाई। तो इसलिए इस चीज़ को हम कहते हैं एसी में शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर। तो एसी के फॉर्मूले में आपको ये रखना है, शक्ति के फॉर्मूले में एक अतिरिक्त गुणांक आता है, एक अतिरिक्त फैक्टर आता है एक्स्ट्रा, जिसको कहा जाता है पावर फैक्टर। वो डिपेंड करता है सर्किट की नेचर पे, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है फाई पे, और फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, और वी और आई का फेज डिफरेंस डिपेंड करता है परिपथ के नेचर पे, कि परिपथ प्योर इंडक्टिव है, प्योर रेसिस्टिव है, प्योर कैपेसिटिव है, या कैपेसिटिव इंडक्टिव है, इंडक्टिव रिएक्टिव है। इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के जो सर्किट हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं इसी में। ये था शक्ति गुणांक, इसमें पूछा जाता है, तो ये आपने समझा देना है कि शक्ति गुणांक ये चीज़ है कॉस फाई। अब देखिए एक दो सर्किट के हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, कि पावर फैक्टर किस प्रकार से इसको अफेक्टेड कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अगर पहला हम लेते हैं सर्किट, क्या है, प्योर रेसिस्टेंस, शुद्ध आर वाला परिपथ, इसी परिपथ। सर्किट में केवल आर है, देन इस केस में वोल्टेज और करंट क्या होंगे, सेम फेस में होंगे। केवल आर है शक्ति में, एल और सी क्या है, जीरो हैं, तब जो है वी व आई समान
कला में होंगे। ये आपको पता है कि प्रतिरोध के सिरों पर जो है विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा हमेशा एसी धारा समान कला में होती है। देन फाई इज इक्वल टू, अगर समान कला में है तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, शून्य। एक ही कला में तो फेज डिफरेंस शून्य। फाई इक्वल टू 0 एंड कॉस फाई इज इक्वल टू 1। फाई 0 रखा, कॉस फाई 1 रखा। देन P इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 1, सॉरी फाई इज इक्वल टू सीधा 1 लिख दो। देन P इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। यही इसकी महत्तम वैल्यू भी होगी शक्ति की। ये क्या होगी, महत्तम वैल्यू भी होगी। या इसी को लिख देंगे ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर, या आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर अपॉन आर या आई स्क्वायर आर। तो ये हमारे पास पावर की इस प्रकार से वैल्यू आ गई। अगर शुद्ध जो है सर्किट में क्या है, केवल रेसिस्टेंस है, तो कॉस फाई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा शक्ति गुणांक। तो ये महत्तम वैल्यू है, ये पावर फैक्टर की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। कॉस फाई साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अधिकतम क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट अगर दूसरा सर्किट लें हम, एक LC सीरीज सर्किट फॉर एग्जांपल, दूसरा LC LR श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ हमारे पास सिलेबस में श्रेणी परिपथ या सीरीज सर्किट ही है, ये हमको ध्यान रखना है। LR सीरीज सर्किट में फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज और करंट कैसे होता है, देखो अगर आपको फिर से फेजर, जो कला समंजक थे जिसको फेजर बोलते हैं, ये कला समंजक हिंदी में कहा, उसका डायग्राम याद हो तो ये I होता था, ये यहाँ VR होता था, और L है तो L में क्या होता है, विभवांतर जो है करंट से क्या होता है 90 डिग्री आगे, 90, ये 90 डिग्री क्या होगा, आगे होगा। तब यहाँ कहीं इसका रिजल्टेंट था E, ठीक, इस प्रकार से आपको ध्यान होगा। इस प्रकार से हमारा कला समंजक के फेजर डायग्राम बना और इसको हमने कहा फाई डिफाइन किया था। तो इस केस में क्या होता है, जो परिणामी विभवांतर E होता है वो जो है धारा से क्या होता है, फाई डिग्री, फाई कला में आगे होता है। देन देखो फाई इज इक्वल टू कैसे दिया हमने, फाई या टेन फाई, आपको पता है टेन फाई इज इक्वल टू फिर से VL अपॉन, ये VL है यहाँ तक, ये भी VL हो जाएगा, ये VR है, VL अपॉन VR, VL इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा L, ओमेगा L अपॉन R, I इंटू R होगा तो R, I से I कैंसिल, इस प्रकार से आया। इसी का एक ये टेन फाई है, और कॉस फाई निकालना है, इसमें हमको टेन फाई की वैल्यू पता है, ओमेगा L अपॉन R, कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे, सीधा इसी ट्रायंगल से निकल आएगा। कॉस फाई बराबर क्या होता है देखो, या इसके लिए एक और ट्रायंगल बना सकते हैं कि टेन फाई, इसको कह लें हम फाई, त्रिकोणमिति का अगर इस्तेमाल करें इसको फाई कह लें, टेन फाई लंब, ये तो क्या हो जाएगा ओमेगा L, ये क्या हो जाएगा R, 90, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L। और ये आपको याद आ रहा होगा, इसको हम Z भी कहते थे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस इस प्रकार से दिखाया, टोटल को नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस तो ओमेगा L हो गया, R स्क्वायर प्लस XL, और जब उसके साथ प्रतिरोध जुड़ गया तो वो क्या हो गया, प्रतिबाधा हो गई। इस सर्किट की ये क्या हो गई, प्रतिबाधा हो गई। इस प्रकार से कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, R अपॉन कॉस फाई आधार बटे कर्ण, देन R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, ओमेगा L का होल स्क्वायर, इसको ऐसे कर देंगे, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। P पावर निकालो यहाँ से, तब P क्या हो जाएगा, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई की वैल्यू रखेंगे, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ये हमको ध्यान में रखना है कि जब हमारे पास श्रेणी परिपथ हो LR, इसी प्रकार जब CR हो, जब LCR श्रेणी परिपथ हो, आज डिफरेंट टाइप के लिए आप निकाल सकते हैं, एक के लिए मैंने तरीका बता दिया। आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, AC के लिए इसकी वैल्यू नीचे वाली क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ये R अपॉन समथिंग है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, R से कम,
या 1 से कम, लेस देन 1 ना। इसको ऐसे समझो, अगर देखो ये ओमेगा एल को हटा दो, अगर आर स्क्वायर पे कंसंट्रेट को, अंडर रूट आर स्क्वायर होता तब ये क्या होता है 1 होता, इसकी वैल्यू ये आर बाहर आ जाता ना, आर स्क्वायर बाहर आ जाता, आर बटे आर क्या होता 1 होता। अगर खाली इतना होता तो तब इसकी वैल्यू 1 होती, लेकिन बटे में अब इसके साथ कुछ और है, पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से कम। इस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 1। आप इसको समझ गए होंगे, वैल्यू लेस देन 1 हो रही है इस चीज़ की। फिर से देखो, इसको हटा दो, अभी खाली इस पर कंसंट्रेट करो कि इतना अपॉन आर स्क्वायर होता, तब वैल्यू क्या होनी थी 1। अब इसमें और जुड़ गया, कुछ और बड़ी चीज़ आ गई है, तो आर से जो है आर से ज़्यादा मान हो गया नीचे, ऊपर आर है नीचे आर से ज़्यादा वैल्यू हो गई, तो क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू लेस देन 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावर फैक्टर क्या हो रहा है लेस देन 1। पावर फैक्टर क्या है इसमें, यही तो है, अरे ये पावर फैक्टर है, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक कॉस फाई की वैल्यू थी ना ये, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये क्या थी कॉस फाई, ये क्या है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है लेस देन 1, यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू 1 थी मैक्सिमम, यहाँ पे लेस देन 1। इसका मतलब पावर डिसिपेशन है जो सर्किट में, या शक्ति का जो क्षय हो रहा है वो क्या है कम है। प्योर रेसिस्टेंस वाले सर्किट की तुलना में इस सर्किट में शक्ति का क्षय क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो इसलिए एसी के लिए हम इस प्रकार के परिपथों को ज़्यादा वरीयता देंगे, क्योंकि इन वाले परिपथों में शक्ति का क्षय क्या हो रहा है कम हो रहा है, पावर डिसिपेशन कम है। इसी सिद्धांत पे आधारित आपका जो है चोक कुंडली होता है, ये चोक कॉयल होता है, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा लास्ट में 2 मिनट देखेंगे उसको। इसके बाद वाटलेस करंट पे जाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि डीसी में E इंटू आई होता है या V इंटू आई होता है, एसी में जो है ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, जो एक्स्ट्रा फैक्टर है कॉस फाई, उसको कहा गया शक्ति गुणांक पावर फैक्टर। तो उसकी इस प्रकार से विवेचना कर दी है। तो ये आपको देखना है, सबसे ज़्यादा शक्ति का क्षय कहाँ हो रहा है, सिर्फ प्रतिरोध वाले परिपथ में आर में, मैक्सिमम वैल्यू एक यही हो रही है। जब केवल क्या हो आर हो सर्किट में, एसी सर्किट में जब केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तब शक्ति क्षय मैक्सिमम है एसी में, अन्यथा जो है यहाँ पे क्या है एसी से कम है। तो इसी प्रकार बाकी सर्किट के लिए शक्ति गुणांक का मान एसी से कम आता है। ये था हमारा शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, वाटहीन धारा। ये आप नोट कर लें प्लीज, वाटलेस करंट या वाटहीन धारा। वाट ही नहीं है, वाट ही नहीं है तो शक्ति ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा, जब शक्ति ही नहीं होगी तो कार्य भी नहीं होगा। चलिए आइए, वाटलेस करंट एसी सर्किट में अगर हम बोलें क्या है, यदि एसी परिपथ में केवल L या C हो, अर्थात R बराबर 0, ये कोई आइडियल स्टेट है या इमेजिनरी स्टेट है कि जब जो है एसी सर्किट का प्रतिरोध क्या हो शून्य हो, जो कि कभी हो नहीं सकता। कितना भी प्योर आप इंडक्टर ले लो, कुंडली ले लो, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा तार का। तो लेकिन हम कह रहे हैं कि यदि जो है एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व L तथा या केवल वो धारिता C हो ओनली, ठीक, रेसिस्टेंस अर्थात उसका क्या हो 0 हो, तब आपको पता है फेज डिफरेंस जो है बिटवीन वोल्टेज और कला में क्या है, क्योंकि जो है वोल्टेज व आई, तो V की जगह कन्फ्यूजन, E व I के बीच कलांतर कितना होता है, प्योर L में कितना होता है कलांतर E और I के बीच 90, प्योर C में भी E और I के बीच 90। यहाँ पे जो है वोल्टेज करंट से 90 आगे होता है, यहाँ पे वोल्टेज करंट से 90 पीछे होता है कला में। तो E और I के बीच कलांतर बराबर 90 डिग्री, यानी फाई बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। ये हमारा आ गया यहाँ पे कलांतर फाई। अब फाई 90 डिग्री है, देन जो है एवरेज पावर क्या आ जाएगी इस प्रकार के सर्किट में, P बराबर क्या होगा E RMS इंटू I RMS इंटू कॉस 90। अब देख रहे हैं इस कॉस 90 पावर फैक्टर, कॉस 90 कितना हो गया 0, P बराबर 0, कॉस 90 0 तो P बराबर 0। तो ये आप देखो कि जब एसी सर्किट में केवल या तो L हो और केवल या तो C हो, अर्थात उसका प्रतिरोध R क्या हो शून्य हो, तब जो है क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच कलांतर 90 डिग्री का हो रहा है, पावर फैक्टर cos फाई जो है क्या हो रहा है
इसका मान 0 हो जा रहा है। तो कुल जो है औसत शक्ति क्षय ऐसे परिपथों में शून्य होता है। इस प्रकार के जो है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एनर्जी का लॉस या डिसिपेशन या क्षय नहीं हो रहा है। और ऐसी धारा को, इस प्रकार बहने वाली धारा को, इस प्रकार की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा, P क्या है, शून्य हो गया, तो वाट ही शून्य है। शक्ति का मात्रा क्या है, वाट, तो वाट ही शून्य है, तो इसलिए कहा वाटहीन धारा। तो मतलब वाटहीन धारा कुछ नहीं है, एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसे सर्किट में बहने वाली करंट है वाटहीन धारा, जिसमें कि क्या हो, प्योर L हो या प्योर C हो, अर्थात उसका प्रतिरोध क्या हो, कम से कम हो, शून्य हो। मतलब शून्य तो आदर्श स्थिति है, प्रैक्टिकली क्या हो, कम से कम हो। अगर AC सर्किट का प्रतिरोध कम से कम हो तो तब उसमें बहने वाली धारा को हम क्या कह सकते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा, ये हमने कहा एक कल्पना है, क्योंकि R 0 नहीं हो सकता कभी भी। तो ये वाटहीन धारा सिर्फ एक कल्पना में है। प्रैक्टिकली जो है, जो भी सर्किट हमारे पास होगा उसका कुछ ना कुछ जो है रेसिस्टेंस होगा। अब देखो इसका जो है इस्तेमाल देखो, उपयोग देखो, इसी में एक चोक कुंडली आता है, पूछा जाता है 1 नंबर का सवाल। चोक कुंडली, चोक कुंडली का क्या काम है, तो चोक कुंडली क्या करती है, AC को नियंत्रित। देखो आप, DC को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है हमारे पास लैब में, धारा नियंत्रक, ये उसको बोलते हैं रियोस्टेट। उसमें क्या होता है, एक प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध के तार के फेरों वाली कुंडली होती है, उसको हम स्लाइड करते हैं तो प्रतिरोध सर्किट में R का मान बढ़ता है, घटता है, उस हिसाब से करंट का मान भी कम होता है और ज़्यादा होता है। AC को अगर हम जो है धारा नियंत्रक से नियंत्रित करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या लॉस होगा, क्योंकि जो है शुद्ध प्रतिरोध वाले सर्किट में क्या होता है, पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है 1, इसका मतलब शक्ति का क्षय ज़्यादा होगा, I/R के रूप में शक्ति का क्षय ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो है चोक कुंडली में इसके लिए हम AC को जो है नियंत्रित जो है प्रतिरोध से नहीं करते हैं। AC यह प्रतिरोध से नियंत्रित नहीं हो सकती, होगी, हो सकती नहीं कहेंगे, नहीं करते हैं, ऐसे लिखो इसे। AC को हम जो है R से नियंत्रित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो है उसके कारण क्या होगा, R से नियंत्रित करने पे जो है एनर्जी डिसिपेशन हो जाएगा, शक्ति क्षय हो जाएगा प्रत्येक चक्र में, हीट के रूप में कुछ ना कुछ जो है पावर लॉस होगा, यहाँ पे पावर लॉस हो रहा है। इसी AC को नियंत्रित करने के लिए अगर हम क्या करें, केवल L लें तब इसको नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि L में जो करंट बहेगा वो कैसा होगा, वाटलेस करंट, पावर डिसिपेशन 0, कोई शक्ति का लॉस नहीं हो रहा है। तो ये हमारी चोक कुंडली का सिद्धांत है। चोक कुंडली में क्या होता है, तांबे के मोटे तार के फेरे होते हैं पास पास लगे हुए, मोटे तार के फेरे लगे होते हैं पास पास, उसके अंदर एक लोहे की पटली जो है इस प्रकार से क्रोड होती है, जिसको कोर कहते हैं, और मोटे तार होते हैं, तो इसलिए इसका प्रतिरोध R क्या होता है, लगभग शून्य या नगण्य, शून्य तो होगा नहीं, नगण्य कह सकते हैं, कम, मिनिमम, कम से कम चोक कुंडली का। अब आपने इसमें AC डाला, अच्छा इसके कारण क्या हुआ कि L अधिक होता है, L क्या होता है, अधिक, R तो कम से कम होता है या शून्य होता है, और L की वैल्यू क्या होती है, अधिक से अधिक होती है। इंडक्टेंस क्या होता है, बहुत अधिक होता है। मोटे तार के फेरे हैं, फेरे बहुत पास पास हैं, अत्यधिक फेरे हैं, उसमें से जो है एक हमने आयरन की कोर भी लगाई, तो इसलिए L का मान अधिक होता है। सिद्धांत क्या है कि इसमें जो है हम धारा को नियंत्रित करने के लिए इस आयरन की कोर को एक व्यवस्था होती है, उसके द्वारा इस कुंडली के अंदर और बाहर खिसका सकते हैं। जितना अंदर खिसकाएंगे तो L का मान ज़्यादा, बाहर निकालेंगे तो L का मान कम हो जाएगा। तो L का मान ज़्यादा कम होगा तो उस हिसाब से AC करंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा और कम हो जाएगी। इसलिए जो है AC को नियंत्रित करने के लिए हम चोक कुंडली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो है औसत शक्ति क्षय क्या है, शून्य या बहुत कम है। R कुछ ना कुछ R तो होगा ही प्रैक्टिकल, तो बहुत कम शक्ति क्षय होता है इसको नियंत्रित करने में। इसके अपोजिट आप इसी AC को अगर धारा नियंत्रक से नियंत्रित करते हैं जो कि शुद्ध R है, तो वहाँ पे जो है शक्ति लॉस ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अगर L इसका कम हो,
अगर आप इंडक्टर कम से कम लें तो आर ऑलरेडी कम है, तो सिर्फ जो है तब ये नियंत्रित नहीं होगी। सिंपल सा तरीका है कि धारा को हम नियंत्रित कैसे करेंगे, उसके प्रतिरोध को कम या ज़्यादा करके। डीसी में तो सिर्फ प्रतिरोध है, एसी में जो हम इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्षय हो जाएगा। और एसी प्रतिरोध और एल का इंडक्टर का उपयोग करने पे जो है शक्ति क्षय क्या हो रहा है, कम से कम हो रहा है या शून्य हो रहा है। तो ये चौक कुंडली का सिद्धांत है। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये हमने देखा था शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा, जरूर पूछा जाता है पेपर में, और इसी के आधार पे थोड़ा सा चौक कुंडली का सिद्धांत शॉर्ट में हमने देखा कैसे चौक कुंडली कार्य करती है। आगे भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।